तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो जो आपका राजनीतिक विज्ञान विषय है, उसका एक इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और ये सैंपल पेपर आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा जो आपका 20 मार्च 2023 को जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है ना पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का, इसके पेपर में आपको ये सैंपल पेपर बहुत ज्यादा मदद करेगा। क्यों? क्योंकि जो हम लोग पेपर का पैटर्न देखने वाले हैं, जी हाँ बच्चों, इस वीडियो में जो पेपर का आपका पैटर्न रहने वाला है, सेम इसी पैटर्न में आपका जो 20 मार्च को पेपर होने वाला है वो पेपर आएगा, बोर्ड का पेपर। और साथ ही साथ इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस आप देखेंगे, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके 20 तारीख के पेपर के अंदर रिपीट होने के चांसेस है। तो इसीलिए वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। और ये वीडियो इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए तो सारा कंटेंट अवेलेबल हमने कराया ही है, क्वेश्चन आंसर्स आपको देखने को मिलेगा ही। साथ ही साथ जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए भी हम लोग पूरा का पूरा ट्रांसलेशन लेके आए हैं, यानी कि हिंदी में मैं सारे क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से आपको समझा दूंगा और इंग्लिश में जो उसका ट्रांसलेशन रहेगा वो मैं आपको शो कर दूंगा, ताकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी वीडियो का लाभ ले सके, फायदा उठा सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगता है यार सैंपल पेपर आपके लिए लाने में। ठीक है, 5 से 6 घंटे की मेहनत रहती है सिर्फ सैंपल पेपर को डिजाइन करने में, और वीडियो बनाना अलग होता है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक हमारा मोटिवेशन का लेवल ना चांद से लेकर मंगल तक पहुंचा देता है। ठीक है, तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, और जितना ज्यादा लाइक करेंगे मोटिवेशन बढ़ेगा। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं उसका आइकन शो करेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्लास 12th है, हमारा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, जिसको हिंदी में आप राजनीतिक विज्ञान भी बोलते हैं। और 20 तारीख को जो आपका बोर्ड का पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा। अधिकतम अंक जो रहने वाले हैं, मैक्सिमम मार्क्स, वो रहने वाले हैं 80 यानी कि 80। ठीक है, अगर मैं बोर्ड के पेपर की बात करूं तो आपका जो बोर्ड का पेपर आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपका एक सीरीज नंबर लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पर आपका सेट नंबर लिखा हुआ रहेगा। जैसे कि ये जो पेपर हम लोग कर रहे हैं ये सेट नंबर 2 है। आपको जो पेपर मिलता है वो सेट 1 से लेकर के आपका सेट 4 तक के बीच में मिलता है। ठीक है, सेट 1 मैंने ऑलरेडी करवा रखा है, यानी कि एक सैंपल पेपर मैंने ऑलरेडी आपको करवा रखा है। ये सैंपल पेपर नंबर हमारा 2 है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है सैंपल पेपर वाला तो चैनल पे जाइए, आपको वो वीडियो इजीली मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा सेकंड पेपर है। दूसरा सेट हम लोग करवा रहे हैं, तीसरा और चौथा सेट भी, यानी कि तीसरा और चौथा सैंपल पेपर भी मैं आपको जरूर करवा दूंगा। और तीसरा ही चौथा क्यों, उससे आगे भी 5, 7 या फिर 10 सैंपल पेपर तक भी मैं आपको करवा दूंगा। बस आपको क्या करना क्या है कि वीडियो को लाइक करते रहना है और शेयर करते रहिए अपने सभी दोस्तों के साथ। ठीक है, नीचे चले तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको कोड नंबर लिखा हुआ देखने को मिलेगा। उसके नीचे यहाँ पर कुछ बोर्ड का पेपर जो आता है ना आपका, एज इट इज इसी पैटर्न में आएगा। देख रहे हैं यहाँ पर इस तरह से नोट करके कुछ बातें लिखी गई हैं कि कितने प्रिंटेड पेजेस है। नीचे और देखेंगे तो कुछ और बातें लिखी गई। यहाँ पर बताया गया है कि कृपया जांच कर लीजिए कि ये जो आपका पॉलिटिकल का पेपर है इसके अंदर 30 प्रश्न यानी कि 30 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। नीचे आए तो यहाँ पर बता रखा है कि 15 मिनट का जो समय है आपको वो क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए मिलेगा। यानी कि आपका पेपर जो होता है 10:30 बजे से शुरू होता है, तो उससे पहले ही यानी कि 10:15 पे ही आपको पेपर दे दिया जाएगा। और 10:15 से लेकर 10:30 बजे तक का टाइम, ये जो 15 मिनट का टाइम रहेगा, यहाँ पर स्टूडेंट्स को केवल क्वेश्चन पेपर को रीड करना है और कुछ भी यहाँ पर लिखना नहीं है अपनी आंसर शीट के अंदर। तो ये कुछ बेसिक बातें होती हैं जो आपका बोर्ड का क्वेश्चन पेपर आएगा उसके अंदर लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, नीचे चले तो यहाँ पर आपको सामान्य निर्देश देखने को मिलेगा, जिसको इंग्लिश में आप जनरल इंस्ट्रक्शंस भी कहते हैं। सामान्य निर्देश देख लीजिए क्या बता रखा है यहाँ पर कि सभी जो प्रश्न है वो अनिवार्य है, और प्रश्न संख्या यहाँ पर 1 से लेकर 12 तक एक एक अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक है, यानी कि पहले पॉइंट में बोल दिया कि सारे क्वेश्चन कंपलसरी है। दूसरे पॉइंट में बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक जो क्वेश्चन आपका होने वाला है ये आपका होने वाला है बहुविकल्पीय, यानी कि एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर आपका होने वाला है। उसके आगे बता रखा है कि प्रश्न नंबर 13 से लेकर 18 तक, यानी क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 18 तक 2-2 अंक के होने वाले हैं, यानी कि 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर आपसे 2-2 मार्क्स के पूछे जाएंगे। और इनका आंसर जो आपको देना है ये 50 शब्दों से अधिक में नहीं होना चाहिए, यानी 50 वर्ड्स से ज्यादा में इसका आंसर आपको नहीं देना है। इसके नीचे चले तो यहाँ पर बता रखा है कि प्रश्न संख्या 19 से लेकर 23 तक, यानी कि 19 से लेकर 23 तक ये जो क्वेश्चन रहने वाले हैं ये आपके 4-4 नंबर के रहने वाले हैं, और 4 नंबर वाले यानी कि 4 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन रहते हैं इनका आंसर आपको
100 शब्दों से अधिक में नहीं देना है, 100 वर्ड से ज्यादा में इसका आंसर आपको नहीं देना है। उसके आगे देखिए यहाँ पर बता रखा है कि क्वेश्चन नंबर 24 से लेके 26 तक ये जो क्वेश्चन रहेंगे आपके पैसेज, कार्टून और मानचित्र आधारित प्रश्न रहने वाले हैं। इसको आपको पढ़ करके, मतलब पैसेज जो होगा उसको पढ़ करके आपको आंसर देना होगा, कार्टून में आपको समझ के और इस तरह से आंसर अपने करने होंगे। उसके आगे चले तो हमारा प्रश्न संख्या यानी क्वेश्चन नंबर 27 से लेके 30 तक, 27 से 30 क्वेश्चन तक जो है ये 6 नंबर के रहने वाले हैं, यानी कि 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन। और इनका जो आंसर आपको देना है 170 शब्दों से अधिक में नहीं देना है, यानी कि 170 वर्ड की यहाँ पर वर्ड लिमिट लगा रखी है। 170 शब्दों में ही आपको अपना आंसर दे देना है 170 वर्ड्स के अंदर, ठीक है। नीचे यहाँ पर बता रखा है कि 6 अंकों के प्रश्नों में आंतरिक विकल्प आपको दे रखा है, यानी कि 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे उसके अंदर आपको इंटरनल चॉइस देखने को मिलेगा, अथवा वाले क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। जब आप अपना पेपर करेंगे तो वहां पर मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। नीचे चले तो यही सेम चीज आपका इंग्लिश में जनरल इंस्ट्रक्शंस करके आता है। अगर मैंने तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल समझा दिया, वैसे अगर आप इसको सेपरेटली पढ़ना चाहते हैं यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में तो वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा जनरल इंस्ट्रक्शंस रीड कर सकते हैं। सेम वही चीज है, बस मीडियम बदल दिया है, आपका इंग्लिश कर दिया है, ठीक है। तो ये कुछ बातें रही जो आपका 20 मार्च को पॉलिटिकल साइंस का पेपर होने वाला है, उससे संबंधित आपको पता होना चाहिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और सेक्शन वाइज देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं और कैसे हम उनका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम लोग आ गए बच्चों अनुभाग ए यानी कि सेक्शन ए के अंदर, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, मल्टीपल चॉइस बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो हमसे पूछे जाएंगे। बेसिकली एक क्वेश्चन पूछ लेगा, उसके 4 ऑप्शन यानी 4 विकल्प आपको दे देगा, उसमें से जो सही विकल्प आपको लगता है, सही ऑप्शन लगता है, वो सिलेक्ट करके आपको लिखना होगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है कि सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में कब हस्तक्षेप किया, ठीक है। यानी कि आपको पता होगा 1991 से पहले जो आज का रसिया है यानी कि रूस है, वो क्या हुआ करता था, वो सोवियत संघ हुआ करता था, ठीक है। तो इसने अफगानिस्तान के अंदर कब हस्तक्षेप किया। देखिए अफगानिस्तान के अंदर हस्तक्षेप करने का छोटा सा एक स्टोरी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। आपको पता होगा अफगानिस्तान नाम का एक देश है जो हमारा पड़ोसी देश आप कह सकते हैं, ठीक है। ये लिख देता हूं अफगानिस्तान। इधर हो गया आपका यूएसएसआर और इधर हो गया आपका यूएस, ठीक है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका बोल लीजिए शॉर्ट में, ठीक है। तो इन दोनों देशों के बीच में ना एक तरह से कह सकते हैं आप, आपका कोल्ड वॉर चल रहा था, शीत युद्ध चल रहा था, ठीक है, जिसके अंदर ना ये दोनों देश एक दूसरे से आगे निकलना चाहते थे। तो अब यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर सोवियत संघ सोचा कि यार इस पर मैं क्या करता हूँ ना, कब्जा कर लेता हूँ एक तरह से, ठीक है, इन्वेड कर देता हूँ इसको और मतलब इसके अंदर घुस जाता हूँ और यहाँ की सत्ता वत्ता सब अपने अंडर कंट्रोल में ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये अफगानिस्तान के अंदर सोवियत संघ ने कब हस्तक्षेप किया वही आपको बताना है। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर सोवियत संघ के हस्तक्षेप की, तो वो होगा आपका 24 दिसंबर 1979, ठीक है, यानी कि 24 दिसंबर 1979 के अंदर जो सोवियत संघ था वो अफगानिस्तान के अंदर हस्तक्षेप करता है हमारा, ठीक है। यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि व्हेन डिड द सोवियत यूनियन इंटरवेन इन अफगानिस्तान, तो वो है आपका 24 दिसंबर 1979। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि यूनिसेफ की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो यूनिसेफ जो है आपका, अगर आपने यूएनओ वाला चैप्टर पढ़ा होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ वाला, तो उसके अंदर आपको यूनिसेफ देखने को मिलेगा, ठीक है। वो उसकी स्थापना जो हुई थी यूनिसेफ की, वो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, इसको स्टैब्लिश करवाया गया था, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि भाई वो यूनिसेफ स्टैब्लिश, तो वो है आपका यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर बच्चों क्या पूछ रहा है कि स्वतंत्र राज्य बनने से पहले गुजरात और हरियाणा निम्नलिखित में से किन मूल राज्यों के अंग थे, ठीक है। यानी कि आज के टाइम पे जो आप गुजरात देखते हैं, ठीक है, ये जो गुजरात है और जो हरियाणा राज्य आप देखते हैं, तो ये आज के टाइम पे तो अलग अलग राज्य है, लेकिन अगर हम लोग बात करें 1947 की, यानी जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो उस टाइम पे ये किसी ना किसी और ही राज्य से जुड़े हुए थे। जैसे अगर मैं बात करूं झारखंड राज्य जो है आपका, वो आपका बिहार से अलग होकर के झारखंड बनाया गया है, यूपी से अलग होकर के आपका उत्तराखंड यानी कि जिसको आप यूके कह सकते हैं उसको बनाया गया है। तो उसी तरह से
यहाँ पर बंबई और पंजाब से अलग करके गुजरात और हरियाणा को बनाया गया है। बंबई से अलग करके गुजरात बना दिया गया और पंजाब से अलग करके हरियाणा बना दिया गया। ठीक है, तो ये जो राज्य थे आपका आजादी से पहले बंबई और पंजाब के अंग थे, एक तरह से आप कह सकते हैं। बाद में यहाँ पर आवाज उठने लग गई कि भाई हमारी भाषा अलग है, हमारी संस्कृति अलग है, तो हमें अलग कर दो। तो यहाँ पर बंबई और पंजाब से अलग करके गुजरात और हरियाणा को बनाया गया। ये दो नए राज्य भारत के नक्शे में ऐड हो गए हमारे। ठीक है, मतलब भारत के नक्शे में बेसिकली अलग होकर के अलग राज्य का पहचान, अलग राज्य का दर्जा प्राप्त कर लिया इन लोगों ने। ठीक है, इन राज्यों ने बेसिकली। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा आपका कि गुजरात एंड हरियाणा वेयर पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ओरिजिनल स्टेट बिफोर बिकमिंग एन इंडिपेंडेंट स्टेट। तो वो था आपका बॉम्बे एंड पंजाब। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या पूछ रहा है कि 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को नेहरू जी के द्वारा दिए गए भाषण का क्या नाम था। ठीक है, तो जब हमारा देश आजाद हुआ था, कब आजाद हुआ था, आप कह सकते हैं 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को, यानी कि मिड नाइट जिसको आप कह सकते हैं। ठीक है, मिड NIGHT, मिड नाइट। ठीक है, इस टाइम पे हमारा देश आजाद हो गया। तो यहाँ पर नेहरू जी आए भैया, और नेहरू जी बोले कि अरे भैया इतनी अच्छी बात है कि हमारा देश आजाद हो रहा है, मैं तो एक भाषण दूंगा। और हमारे नेहरू चचा आए और नेहरू चचा ने एक भाषण दे दिया। इसी भाषण को हम लोग जानते हैं भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, जिसको ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्पीच गिवन बाय नेहरू जी ऑन द मिडनाइट ऑफ 14-15 अगस्त को, जो दिया गया था मतलब 1947 के अंदर, तो वो था आपका ट्रिस्ट विद डेस्टिनी इंग्लिश में कहते हैं। यहाँ पर अलग ट्रांसलेशन हुआ है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ट्रिस्ट विद डेस्टिनी कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। अब हम लोग पांचवें और छठे क्वेश्चन को जो देखने वाले हैं ना, वो अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन रहने वाला है, यानी कि असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन रहने वाला है, जिसके अंदर आपको असर्शन दे देगा यानी कि अभिकथन दे देगा और कारण दे देगा। उन दोनों को आपको पढ़ना है, फिर बताना है कौन सही है कौन गलत है, कौन सही मतलब कौन किसकी सही व्याख्या करता है, किसकी व्याख्या सही नहीं करता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पर असर्शन पहले कर रहा है, यानी कि अभिकथन कह रहा है कि भारत, चीन और अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट दी गई है। ये यहाँ पर असर्शन कह रहा है, यानी कि अभिकथन कह रहा है। यहाँ पर कारण आर यानी रीजन क्या कह रहा है, क्योंकि औद्योगिकीकरण के दौर में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले में इनका कुछ खास योगदान नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल सही बात कह रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, जब क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करवाया जा रहा था ना, यहाँ पर जब ये समिट हुआ था, जिसको आप अर्थ समिट यानी पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सारे देश मिलकर के सामने आए और बोले कि भैया हमारा जो धरती है ना, धरती में बहुत ज्यादा कार्बन एमिशन हो रहा है। इसको आपको मैं अच्छे से समझाता हूँ। इस तरह से आप समझ सकते हैं, ये हमारा सूरज है, ये हमारी धरती है, और एक यहाँ पर ना मीटिंग हुई। ठीक है, जिसको आप क्योटो प्रोटोकॉल कह सकते हैं, पृथ्वी सम्मेलन इस टाइप का कह सकते हैं, जिसमें क्या हुआ कि यूएसए आया हमारा, और यूएसए यानी अमेरिका आ गया, और सारे पश्चिमी देश आ गए। ईयू लिख दिया मैंने, यानी यूरोपियन यूनियन। ठीक है, यानी कि यूरोप के सारे देश आ गए। ठीक है, ये सारे आके बोल रहे हैं कि देखो भैया हमारे धरती का जो तापमान है ना, वो बढ़ता जा रहा है। तो इससे क्या करते हैं ना, धरती को बचाने के लिए जो गैस वैस निकलता है ना फैक्ट्री से, उसको क्या करते हैं, कम करते हैं। तो चलो हम लोग कम कर रहे हैं, भारत, चीन और इधर के जो एशिया के देश थे उन सबको बोल दिया कि भाई आप भी कम करो। ठीक है, तो भारत और चीन यहाँ पर आकर के बोले कि भैया पगला समझे हो का हमको, हम लोग नहीं पागल दिख रहे हैं तुमको, तुम लोग तो अपना विकास कर लिए भाई। ठीक है, इतने डेवलप बन गए, और हम लोग तो अभी विकासशील देश है। वैसे भारत और चीन की बनती नहीं है, लेकिन उस टाइम पे भारत और चीन मिलकर के बोल रहे थे कि तुम लोग तो विकास कर लिए, अमेरिका वाले और यूरोप के देश तुम लोग, और हम लोग को तो तुम लोग पगला समझ लिए। हम लोग तो विकासशील देश है, हम लोग तो विकास करेंगे नहीं। क्योंकि देखिए विकास का एक बेसिक नियम कहता है, डेवलपमेंट का एक बेसिक नियम कहता है कि अगर आपको विकास करना है तो पर्यावरण को थोड़ा बहुत हानि होगा ही होगा भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप देखेंगे ना, तो दुनिया में जितना ज्यादा पर्यावरण को हानि हुआ है, भारत और चीन और इधर एशिया के देश मिलकर नहीं किए हैं। ये यूएसए, यूरोपियन यूनियन, यानी कि इधर जब से इधर आप कह लीजिए औद्योगिक क्रांति हुई है ना, इंग्लैंड वगैरह में, ये जो अंग्रेजों का देश है इंग्लैंड वगैरह, तो ये सभी मिलकर के पर्यावरण को हानि पहुंचाए हैं। और ये लोग तो विकसित हो गए, अपना बहुत अमीर उमीर हो गए, फिर आकर के हम पे ज्ञान झाड़ने लगे कि भाई तुम भी कम करो, अपना फैक्ट्री उक्ट्री बंद करो। तो हम लोग बोल दिए कि भाई हम लोग फैक्ट्री उक्ट्री बंद नहीं करेंगे, फैक्ट्री तुम बंद करो। और हम लोग जब तक विकसित देश नहीं बन जाते, डेवलप कंट्री नहीं बन जाते,
तब तक अपन लोग कुछ नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो इन लोगों का एकदम हालत खस्ता हो गया, ये लोग बोला कि ऐसा कैसे, वो भारत और चीन और इधर के देश मिलकर के बोले भाई ऐसा ही होगा, करना है तो कर वरना हम दबा के धुआं छोड़ेंगे, ठीक है। अब धुआं का कोई बॉर्डर थोड़ी ना होता है, वो पार होकर अमेरिका में भी चला जाएगा, तुम अपना करते रहिए हस्ताक्षर और मीटिंग वूटिंग करते रहिए, जो करना है करिए। तो वहां पर अमेरिका मान गया और अमेरिका के उधर पश्चिमी देश जो थे ना वो सब मान गए और बोले कि ठीक है आपको छूट मिलता है, आप लोग जब तक विकसित नहीं हो जाते तब तक थोड़ा बहुत जो है पर्यावरण को हानि करके अपना विकास कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इधर भारत और चीन बोला कि तू परमिशन नहीं हो देता ना तो भी हम लोग इतना करते, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं बच्चों, आई होप कि आपको समझ में। इस हिसाब से बच्चों अगर हम लोग 5वें क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि असर्शन और रीजन दोनों सत्य है, अभिकथन और कारण दोनों सही है, और जो आपका कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या करता है। तो इस हिसाब से हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन यहाँ पर अगला ऑप्शन कह रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दावा ए, यानी कि यहाँ पर असर्शन क्या कह रहा है कि इंदिरा गांधी को असली चुनौती विपक्ष से नहीं मिली, उसकी अपनी पार्टी के भीतर से आई थी, ये दावा कर रहा है। अब कारण क्या कह रहा है कि उसे कांग्रेस के भीतर से शक्तिशाली और प्रभावशाली नेताओं के समूह सिंडिकेट ने निपटना पड़ा। सॉरी, बेसिकली इस तरह से आप कह सकते हैं कि बेसिकली इंदिरा गांधी जो थी ना उसको अपनी ही पार्टी के अंदर जो प्रभावशाली नेता थे उनसे निपटना पड़ा, क्योंकि इंदिरा गांधी को राजनीति में लाया ही इसलिए गया था कि उसकी पार्टी के अंदर जो बड़े बड़े नेता थे ना वो लोग सोचे कि यार इसको, ये तो औरत है यानी ये लड़की है, इसको अपने कठपुतली पे नचाएंगे, जैसा बोलेंगे वैसा करेंगी, ठीक है। अब उनको क्या पता कि इंदिरा गांधी जो थी वो नेहरू जी की बेटी थी और नेहरू जी जो थे राजनीति में थे। अब देखिए जिसके पिता जो होते हैं बिजनेस में होते हैं, गल्ले पे बैठते हैं, तो उसका बेटा भी बचपन से बिजनेस को देखता आ रहा होता है, तो कहीं ना कहीं उसके खून में भी तो बिजनेस होता है ना। तो उसी प्रकार से इंदिरा गांधी जी के भी खून में तो था ना राजनीति, तो वो उसके हिसाब से चली नहीं, उन नेताओं के हिसाब से, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर कारण कह रहा है कि उसे कांग्रेस के भीतर से शक्तिशाली और प्रभावशाली नेताओं के समूह सिंडिकेट से निपटना था, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर कह रहा है, तो इस हिसाब से दोनों ही सही है, बिल्कुल करेक्ट बात बोल रहा है, यानी कि असर्शन और कारण, ठीक है, बोले तो अभिकथन और कारण दोनों सत्य है, और जो आपका कारण है अभिकथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यही सेम क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आपके आएंगे, ये आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाएंगे, वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा रीड आउट कर सकते हैं, जैसे कि इंडिया एंड चाइना डेवलपिंग कंट्रीज हैव बीन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल एंड बिकॉज दे डिड नॉट कंट्रीब्यूट मच इन टर्म ऑफ एम्बिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इस तरह से क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो अभी हमने हिंदी में डिस्कस किया सेम वही क्वेश्चन इंग्लिश में आ जाएगा आपका, और दोनों का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए ही होगा, यानी कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, सातवां क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है कि आतंकवाद से तात्पर्य है, यानी कि जो टेररिज्म होता है उससे क्या तात्पर्य है, उससे हम लोग क्या समझ सकते हैं। तो आतंकवाद आप समझ सकते हैं हिंसा का उपयोग करके समाज में भय का माहौल तैयार करना, ठीक है। आप लोग देखते होंगे ना आतंकवाद का कोई जाति कोई धर्म नहीं होता, उनको पता नहीं, मतलब ब्रेन वॉश करके ले जाया जाता है कि आपको 56 हूर मिलेगा, आप जब जन्नत जाएंगे, इन काफिरों को मारिए, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो आतंकवाद का कोई धर्म कोई जाति कोई कुछ नहीं होता भाई, किसी भी प्रकार का आतंकवाद जो होता है ना पूरी दुनिया के लिए, पूरी मानव जाति के लिए खराब है। आप ये नहीं बोल सकते कि ये वाला आतंकवाद सही है ये वाला आतंकवाद गलत है, हर प्रकार का आतंकवाद जो है ना पूरी दुनिया के लिए खराब है। इसीलिए यहाँ पर आतंकवाद से हम लोग कह सकते हैं इसका मतलब होता है क्रूर और हिंसा का उपयोग करके समाज में एक डर का माहौल एक भय का माहौल तैयार करना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि टेररिज्म मींस, तो वो है क्रिएटिंग एन एटमॉस्फेयर ऑफ फियर इन द सोसाइटी बाय यूजिंग ट्रूथफुल या ब्रूटल कह सकते हैं वायलेंस, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। इस तरह से आप ऑप्शन नंबर बी अपना एडजस्ट क्या कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो आपने एक मीम देखा होगा ना, माफ कीजिएगा थोड़ा इधर उधर निकल जाता है, तो फ्लो में थोड़ा इधर उधर निकल जाएगा, बाकी आप एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं ये नहीं कि मैं गलत बताऊंगा, करेक्ट ही बताऊंगा, ठीक है। वो हो जाता है ना फ्लो में थोड़ा इधर उधर निकल जाता है, तौबा इस तरह का समझ सकते हैं। आठवां क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं नीति आयोग की तो उसके बारे में कौन सा कथन कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सत्य है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 4 स्टेटमेंट आपको दे दिया है, और इसमें से आपका पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है
कि नीति आयोग केंद्र सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल सही बात है, यानी कि केंद्र सरकार को कोई भी नियम वगैरह या कुछ इस तरह से योजनाएं लागू करनी होती है ना, तो नीति आयोग से ना एक बार सलाह मशवरा जरूर करता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आप कह सकते हैं बिल्कुल करेक्ट है हमारा। दूसरा स्टेटमेंट, दूसरा कथन क्या कह रहा है कि नीति आयोग आतंकवाद के खिलाफ कार्य करता है, तो ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर गलत हो जाता है। आतंकवाद के लिए काम करने के लिए हमारे देश में बहुत सारी एजेंसियां है, रॉ है, हमारी आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गई, सीबीआई तो खैर इधर ही रहती है, और भी हमारी मिलिट्री है यार, आतंकवाद से लड़ने के लिए काहे टेंशन ले रहे हो। ठीक है, तो थिंक टैंक का काम नहीं है यहाँ पर, या कह लीजिए नीति आयोग का हमारा यहाँ पर काम नहीं है आतंकवाद से लड़ना। और हाँ, एक चीज और ऐड कर देता हूं कि यहाँ पर क्वेश्चन कई बार आपसे पूछ लेगा कि केंद्र सरकार का थिंक टैंक किसे कहा जाता है, तो वो नीति आयोग को कहा जाता है, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि नीति आयोग सहकारी संघवाद की भावना से कार्य करता है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी आप कह सकते हैं बिल्कुल सही है आपका। अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि नीति आयोग बड़े राज्यों के लिए अधिक भूमिका और छोटे राज्यों के लिए छोटी भूमिकाएं तय करता है, तो ये भी चीज सही है। बड़े राज्यों के लिए देखता है क्या चीजें जरूरी है, क्योंकि राज्य बड़ा है, जैसे यूपी हो गया आपका, राजस्थान हो गया, उनके लिए देखता है कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, उनकी भूमिका तय करता है, इंपॉर्टेंस तय करता है। छोटे राज्यों के लिए भी उनकी भूमिका तय करता है कि यार ये राज्य तो छोटा है, तो इसके लिए भी क्या चीजें दी जा सकती है, तो वो सारी चीजें नीति आयोग यहाँ पर तय करता है। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर जो सी है, पहला, तीसरा और चौथा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट नीति आयोग। तो नीति आयोग जो है हमारा थिंक टैंक के रूप में काम करता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। नीति आयोग जो है वर्क करता है अगेंस्ट टेररिज्म, ये चीज गलत है। अगला है नीति आयोग वर्क इन द स्पिरिट ऑफ जो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये भी सही है। नीति आयोग डिसाइड्स मोर रोल फॉर बिगर स्टेट्स एंड लेस रोल फॉर स्मॉलर स्टेट्स, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है, पहला, तीसरा और चौथा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे चले तो अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा काल प्रथम युद्ध का समय है। तो प्रथम युद्ध का समय यहाँ पर आप देख सकते हैं 1914 से लेकर 18 तक। इसको मैं समझा देता हूं एक बारी। पहला विश्व युद्ध जो हुआ था, वर्ल्ड वॉर हुआ था दुनिया में, वो 1914 से लेकर के 1918 तक चला था यहाँ पर बच्चों, और यह था हमारा पहला यहाँ पर विश्व युद्ध। और जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था ये 1939 से लेकर के 1945 तक चला था, जब तक अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु बम नहीं गिरा दिए थे, लिटिल बॉय और फैट मैन। ठीक है, तो ये आज तक दुनिया में 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं। ठीक है, और इसी को ध्यान में, दूसरे विश्व युद्ध को ध्यान में रख करके यूएनओ बनाया गया था, आपको पता होना चाहिए। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पीरियड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो वो था आपका 1914 यानी 1914 से लेके 1918 यानी कि 1918 तक। उसके आगे चले तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है हमारा कि निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। कालानुक्रमिक मतलब कि एक तरह से आपको लाइन वाइज आपको लगाना है, काल के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग आपको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला आपका हो जाएगा दूसरा आम चुनाव, पहले हुआ था दूसरा आम चुनाव, फिर क्या हुआ था आपका, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ये था आपका पहला हुआ था दूसरा आम चुनाव, फिर क्या हुआ था आपका, फिर हुआ था चौथा आम चुनाव, तो ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा। फिर क्या हुआ था आपका, कांग्रेस आर सीपीआई गठबंधन ने आम चुनाव में कई सीटों पर जीत हासिल की, तो ये हो जाएगा आपका तीसरा। फिर लास्ट में हुआ था वीवी गिरी जो भारत के राष्ट्रपति चुने गए थे, तो ये आपका चौथे नंबर पे आ जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका इस तरह से आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये देख सकते हैं, इसको आपको लाइन वाइज लगाना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यानी कि पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, इस तरह से आप लगा सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, 11वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का नाम बताइए जिन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी को चुनाव को अवैध घोषित कर दिया था। यानी कि जो इलेक्शन हुआ था ना इंदिरा गांधी जी का, ठीक है, उस टाइम पे, तो उसको इनवैलिड घोषित कर दिया कि भाई ये हम मानते ही नहीं है। ऐसे कौन से जज थे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के, तो उनका नाम था जगमोहन लाल सिन्हा। और जब इन्होंने इनके चुनाव को, इनके इलेक्शंस को इनवैलिड घोषित कर दिया, तो उसके बाद ही इंदिरा गांधी जी लग गई कि अब तो आपातकाल लगाना है, यहाँ पर इमरजेंसी लागू करना है। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि नेम द जज ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट हु डिक्लेयर्ड द इलेक्शन ऑफ मिसेस इंदिरा गांधी इनवैलिड, तो वो थे हमारे जगमोहन लाल सिन्हा जी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपातकाल से रिलेटेड है कि 1975 का राष्ट्रीय आपातकाल किस आधार पर लगाया गया।
तो 1975 का जो राष्ट्रीय आपातकाल इंदिरा गांधी जी ने लगाया ना, तो इंदिरा गांधी जी ने साफ बोल दिया भाई देश में आंतरिक अशांति के आधार पर हम लोग आपातकाल लगा रहे हैं, अगर आपातकाल नहीं लगाएंगे तो देश में गृह युद्ध का खतरा बढ़ रहा है और सरकार अपना काम नहीं कर पा रही है, जिस कारण से हम लोग क्या कर रहे हैं, आपातकाल लगा रहे हैं, इमरजेंसी इंपोज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि ऑन व्हाट बेसिस द नेशनल इमरजेंसी ऑफ 1975 वाज इम्पोज्ड, तो वो था आपका ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस, जिसके कारण से नेशनल इमरजेंसी 1975 के अंदर इंपोज किया गया था। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको पसंद या समझ कह लीजिए आया होगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी पसंद आया होगा, पसंद आना चाहिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम में भैया क्वेश्चन आ सकता है ये वाला। ठीक है, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट लेकर के पढ़िए और बिल्कुल दिक्कत मत लीजिए यार, पॉलिटिकल साइंस की तैयारी ऐसी करवा दूंगा ना आपकी कि आप टेंशन लेंगे नहीं। अगर मैं अपनी बात करूं ना तो मेरे टाइम पे 100 नंबर का पेपर हुआ करता था बोर्ड का एग्जाम, और मेरे 100 में से 95 मार्क्स आए थे। अगर मैं प्री बोर्ड की बात करूं तो प्री बोर्ड में मैं अपने स्कूल का टॉपर था, मेरे 100 में से 92 मार्क्स आए थे प्री बोर्ड एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस में। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए आप। ठीक है, बस आपको करना क्या है, वीडियोस को लाइक करते रहना है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए। जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का, घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन शो करेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी तैयारी और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। अभी तो हमारा और आपका साथ बोर्ड एग्जाम तक चलेगा और उसके बाद भी चलेगा। ठीक है, चलिए हम लोग आ गए हैं बच्चों सेक्शन बी के अंदर, जिसको हिंदी में आप अनुभाग बी भी बोलते हैं। इसके अंदर हमसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाएंगे। बेसिकली जो 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, 2 मार्क्स के क्वेश्चन जिसको आप कह सकते हैं, वो पूछे जाएंगे और इनका आंसर आपको 50 वर्ड यानी कि 50 शब्दों के अंदर देना है। इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन देखिए हमारा सेक्शन बी का, और इस क्वेश्चन पेपर का 13वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सत्ता के नए केंद्र से क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। देखिए साल था आपका 1991, जी हाँ बच्चों, साल 1991। इस टाइम पे हमारा यूएसएसआर ये टूट गया। फिर उस टाइम पे हमारा सत्ता का एक केंद्र बचा, वो था हमारा यूएस। इसको और अच्छी तरीके से समझाऊं तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि हमारा पहले के टाइम पे अगर मैं बात करूं 1991 से पहले, तो दुनिया में अगर ताकतवर देशों की बात करें तो कौन से 2 देश याद आते हैं आपको? एक तो यूएस यानी कि अमेरिका, और दूसरा देश था हमारा यूएसएसआर यानी कि संयुक्त आपका मतलब जिसको आप कह सकते हैं सोवियत संघ जिसको। ठीक है, तो ये 2 देश हमारे सत्ता के केंद्र थे, यानी कि पूरी दुनिया में या पूरे अर्थ पे, पूरी धरती पे कोई पावर मतलब होल्ड करता था ना, तो वो ये 2 देश थे। कोई इन 2 देशों से भिड़ने के लिए सोचता भी नहीं था। ठीक है, छोटे छोटे देश तो इसे डर करके रहते थे इन देशों से। लेकिन क्या हुआ, साल आया 1991, 1991 के अंदर क्या हुआ कि यूएसएसआर कोलैप्स कर गया, यानी कि सोवियत संघ हमारा क्या हुआ, ये टूट गया, बिल्कुल कई टुकड़ों में टूट गया। ठीक है, तो इसके टूटने के बाद जो था वो दुनिया में कौन पावरफुल बचा, यानी कि सत्ता का एक केंद्र रह गया हमारा। पहले सत्ता के 2 केंद्र थे, अब एक बच गया यूएस यानी कि अमेरिका। ठीक है, और ये काफी लंबे समय तक रहा। लेकिन आज के टाइम पे ना आप ये नहीं कह सकते कि अमेरिका ही केवल पावरफुल है। इसको टक्कर देने के लिए कई संगठन, जिसको आप ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, वो बन गए हैं और कई देश आ गए हैं सामने। जैसे कि आप देख सकते हैं यूरोपियन यूनियन, ठीक है, ईयू जिसको आप कह सकते हैं, ये इसे टक्कर ले पा रहा है अमेरिका से। और क्या है, आसियान आपका। ठीक है, और अमेरिका से टक्कर कौन ले रहा है? भारत ले लीजिए यार, भारत सत्ता का एक केंद्र बन रहा है। चीन ले लीजिए, चीन भी सत्ता का एक केंद्र है। ठीक है, तो आज ये कहना संभव नहीं होगा या फिर सही नहीं होगा कि सत्ता का केवल एक ही केंद्र है, वो है अमेरिका। सत्ता के कई सारे केंद्र हैं जो अमेरिका जैसे देशों को टक्कर दे सकते हैं। और आज के दौर में अगर मैं बात करूं ना, ये नए भारत के दौर में, तो भारत जो है अमेरिका से आंख मिलाकर के बातें करता है। पूरी दुनिया और साथ ही साथ अमेरिका मना कर रहा था, पूरा यूरोप मना कर रहा था कि रशिया से तेल मत खरीदो, जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध चला था तो। लेकिन भारत ने क्या किया कि भारत ने बोला कि भाई तू बोलता रहे, तेरे को जो बोलना है, मैं तो तेल खरीद के रहूंगा। तो इससे पता चलता है कि भारत कितना ताकतवर है आज के टाइम पे। और चीन तो भैया तेल खरीद ही रहा है यार।
ठीक है, केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये होता है आपका, आई होप कि आपको समझ में आया होगा सत्ता के नए केंद्र से क्या अभिप्राय है। यही किताबी लैंग्वेज में जो दे रखा है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, सोवियत संघ के विभाजन के बाद विश्व में अमेरिका का वर्चस्व कायम हो गया। अमेरिका एकमात्र शक्ति जिसको आप कह सकते हो बन करके उभरा। कुछ देशों के संगठनों का उदय सत्ता के नए केंद्र के रूप में हुआ है। यह संगठन अमेरिका के प्रभुत्व मतलब उसकी पावर को सीमित करेंगे, क्योंकि यह संगठन राजनीतिक तथा आर्थिक रूप से शक्तिशाली हो रहे हैं। अब मैंने संगठनों के नाम भी बता दिए आपको, यूरोपीय संघ हो गया, आपका आसियान हो गया, सार्क भी आप ले सकते हैं, ठीक है। चाहे भारत और चीन ले लीजिए, अकेला देश ही भिड़ जाता है यार अमेरिका से। तो ये आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो इस हिसाब से आंसर लिख देंगे तो इजीली आपको 2 नंबर मिल जाएगा। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर ऐड ऑन करना चाहूंगा कि आपको ना पॉलिटिकल साइंस में और हिस्ट्री में अगर ज्यादा नंबर लाना है ना तो कोशिश करना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा लिखना है, ठीक है। अगर आपको 50 शब्द बोल रखा है ना तो पूरा 50 शब्द टच कर देना है, एक शब्द भी कम नहीं रखना है आपको। 2-4 शब्द ज्यादा हो जाए वो चल जाएगा, लेकिन कम नहीं होना चाहिए, तभी आपको पॉलिटिकल में पूरे नंबर मिलेंगे। ये मेरा पर्सनल एडवाइस है आपके लिए, ठीक है, जो मैंने फॉलो किया था अपने टाइम पे। और ये नहीं कि आपको बिल्कुल ही क्वेश्चन नहीं आता और भर रहे हैं आप वहां पर यो हनी सिंह के गाने लिख रहे हैं, तो भैया पूरा पूरा यहाँ पर टीचर क्या करेगा, काट देगा, बोलेगा निकल ले भैया, 1 नंबर भी नहीं दूंगा, ठीक है। तो वो आपको नहीं करना है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि व्हाट इज मीन बाय न्यू सेंटर ऑफ पावर, यानी कि सत्ता के नए केंद्र से क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। ये आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमारा सोवियत संघ जो था, सोवियत यूनियन, वो कोलैप्स हुआ, अमेरिका जो था एकमात्र जो हमारा पूरी दुनिया में कह सकते हैं सुपर पावर बनकर के उभरा। लेकिन आज के टाइम पे कई नए सत्ता के नए केंद्र देखने को मिल रहे हैं, मतलब कि न्यू सेंटर्स ऑफ पावर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये लिमिट करेगा अमेरिका का डोमिनेंस, बिकॉज दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर बिकम पावरफुल पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली, यानी राजनीतिक रूप से भी ये मजबूत है ये ऑर्गेनाइजेशन और ये देश, और आर्थिक रूप से भी बहुत मजबूत है, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि भारत के लोगों पर वैश्वीकरण के किन्हीं 2 नकारात्मक परिणामों को आपको उजागर करना है, यानी कि इंडिया के लोगों पर वैश्वीकरण का क्या नकारात्मक नेगेटिव चीजें देखने को मिली है, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिली है। तो पहले समझ लीजिए वैश्वीकरण होता क्या है। वैश्वीकरण का मतलब होता है प्रवाह, कई तरह की चीजों का हो सकता है प्रवाह, जैसे कि आज आप ये जो फोन चला रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप एमआई का फोन चला रहे होंगे, वीवो का फोन चला रहे होंगे, ठीक है, ओप्पो का फोन चला रहे होंगे, या फिर सैमसंग का ले लीजिए, एप्पल का ले लीजिए। ये सब जो आप फोन चला रहे हैं ये सारा कंपनी इंडिया का थोड़ी ना है, चाइना का है, अमेरिका का है, साउथ कोरिया का है आपका, ठीक है, यहाँ की कंपनी है। लेकिन आप फोन कैसे चला पा रहे हो, वहां की टेक्नोलॉजी कैसे यूज कर पा रहे हैं, ये सारा का सारा संभव हो पा रहा है वैश्वीकरण के कारण, ठीक है। क्योंकि वैश्वीकरण आया जब से और सभी देशों ने वैश्वीकरण को अपनाया, तो आसानी से एक देश अपने सामान को दूसरे देश में बेच सकता है, ठीक है। तो उसी तरह से दूसरा देश भी तीसरे देश को सामान बेच सकता है, और यही सामान बेचना खरीदना ही वैश्वीकरण कहलाता है। इसके अंदर न केवल सामान आता है बल्कि व्यक्ति भी आते हैं, मतलब व्यक्ति को बेचा नहीं जाता है, बेसिकली व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बिजनेस वगैरह अपना काम वगैरह आसानी से कर सकता है, और पूंजी का आदान प्रदान होता है। एक देश से पूंजी यानी कि पैसा दूसरे देश में जाता है, दूसरे देश से अपने देश में आता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं ये होता है हमारा वैश्वीकरण, ठीक है। लेकिन वैश्वीकरण के कुछ सकारात्मक परिणाम हमें देखने को मिलते हैं, यानी पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं, तो कुछ नकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर बात कर रहे हैं भारत के लोगों पर वैश्वीकरण का क्या नकारात्मक परिणाम, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिला है, ठीक है। तो आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि किसानों के बहुराष्ट्रीय कंपनियों से बीज खरीदने के बाद फसल बर्बाद होने पर भारी क्षति होता है। जो किसान लोग जो होते हैं, फार्मर लोग, वो क्या करते हैं कि बाहर की कंपनियों से बीज खरीदते हैं कि चलो भैया खेती करेंगे और इस खेत में जो अनाज उगेगा उससे पैसा कमाएंगे। लेकिन क्या होता है कि बारिश आ जाता है, जिससे कि क्या होता है, बारिश वगैरह आ जाता है, बाढ़ वगैरह आ जाता है, सूखा पड़ जाता है, इस कारण से उनका जो है फसल पूरा बर्बाद हो जाता है। तो इससे उनको बिल्कुल भी फायदा नहीं होता, और वो जिनसे उन्होंने बीज खरीदा है वो तो उनको 1 रुपया भी नहीं देने वाले हैं, ठीक है। तो इससे किसानों को बहुत ज्यादा यहाँ पर घाटा सहना पड़ता है, और भी कई सारी चीजें आप लिख सकते हैं। अगला है छोटे दुकानदारों के लिए आजीविका का संकट आन पड़ा है। आप देखेंगे जैसे कि मोबाइल का दुकान ले लीजिए, आपके आसपास कई सारे मोबाइल के दुकान होंगे, तो आज के टाइम पे ना मोबाइल के दुकानों पे जाना कोई भी जल्दी पसंद नहीं करता है। मान लीजिए किसी को फोन खरीदना है तो वो अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे ना सेल का इंतजार करेगा कि अरे 15 अगस्त का 26 जनवरी का सेल आ गया, यहाँ पर 10,000 का फोन मेरे को 8,000 में पड़ रहा है तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ। और वहीं पर
अगर आप छोटे दुकानदार के पास जाएंगे तो वो आपको बेशक 8-10 हजार का फोन 9 हजार में दे पाएगा, 8 हजार में नहीं दे पाएगा, लेकिन इससे क्या होगा ना कि हमारे देश के जो दुकानदार है ना वो मजबूत होंगे, और हमारे देश के दुकानदार अगर मजबूत होंगे तो हमारा देश का अर्थव्यवस्था मजबूत होगा। लेकिन यहाँ पर वैश्वीकरण के आने के कारण क्या हो रहा है, बाहर की कंपनी आई है, ये अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये इंडिया का थोड़ी ना है, ये सब बाहर का है। और ये जो पैसा वैसा कमाता है, प्रॉफिट कमाता है, वो क्या इंडिया को देता है? बिल्कुल भी नहीं भाई, टैक्स वैक्स भरता है और सारा पैसा अपने देश ले जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, छोटे दुकानदारों के लिए आजीविका का संकट आन पड़ा है। साथ ही साथ और क्या देखने को मिला है कि भारत अथवा अन्य देशों पर पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव हमें देखने को मिला है। यानी कि आप भारत में ले लीजिए या भारत से बाहर देशों में ले लीजिए, लोग पिज्जा, बर्गर, चाउमीन ये सब ज्यादा खाना पसंद करते हैं, ठीक है, अपने देश का खाना कम पसंद करते हैं। बाहर का जो कल्चर है उसको अपनाते जा रहे हैं, लोग बाहर के कपड़े पहन रहे हैं, जैसे कि जीन्स। आप देखेंगे आज के टाइम पे कोई धोती कुर्ता पहना हुआ आपको देखने को मिलेगा? कोई नहीं देखने को मिलेगा। किसी को पहना दीजिए, किसी नौजवान को, वो बोलेगा क्या पहना दिया भाई, जबकि ये हमारा कल्चर है। और इसी तरह से न केवल हमारे देश में हो रहा है, सभी देश आज क्या कर रहे हैं कि बाहर के यानी कि पश्चिमी संस्कृति को अपना रहे हैं, खास करके अमेरिका की संस्कृति को। तो ये आप कह सकते हैं वैश्वीकरण के नकारात्मक परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि highlight any two negative consequences of globalization on the people of India। तो आप इस तरह से यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि there is a huge loss for the farmers when the crop get destroyed after buying the seeds from जैसे कि मल्टीनेशनल कंपनीज, यानी कि जब वो बीज खरीदते हैं और जब उनकी फसल बर्बाद हो जाती है तो उनको भारी नुकसान होता है, ठीक है, जब वो मल्टीनेशनल कंपनी से बीज खरीदते हैं तो, ठीक है। और लिवहुड क्राइसिस फॉर स्मॉल शॉपकीपर्स, यानी कि कह सकते हैं जो स्मॉल शॉप कीपर्स है, बोले तो छोटे दुकानदार जो है ना, उनको बहुत ज्यादा भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। न केवल मोबाइल दुकान वालों को, बहुत सारे दुकान आप देखेंगे ना आज के टाइम पे, देखो कोई भी बंदे को ना कोई सामान खरीदना होता है ना, यहाँ तक कि चप्पल भी खरीदना होता है ना, मैं लोगों को देखता हूँ, अपने आसपास देखा है भाई मैंने, ठीक है, चप्पल भी खरीदना होता है ना तो जाएंगे और वहां पर अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे सर्च करेंगे बेस्ट चप्पल या बेस्ट स्लीपर फॉर मेंस, इस तरह का सर्च करेंगे। अरे भाई चले जाओ यार अपने आसपास के किसी दुकान के पास जहां पर चप्पल बिकता है, उससे खरीद लो यार, इससे उसका भी घर का चूल्हा जल जाएगा और तुम्हारा भी फायदा हो जाएगा। 2 रुपया महंगा ही सही, अपने देश का सामान खरीदो यार, ठीक है, और अपने देश के लोगों से खरीदो, क्या बाहर की कंपनियों से खरीद रहे हो, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना, एज अ कंज्यूमर माइंडसेट लोगों को सामान सस्ता चाहिए होता है, और खास करके इंडिया में, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अगला देखिए यहाँ पर इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न कल्चर ऑन इंडिया और अदर कंट्रीज। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनका जो इन्फ्लुएंस है इंडिया एंड अदर कंट्रीज के ऊपर ज्यादा देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ के लोग जो है वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, ठीक है, वहां के कल्चर को पूरी तरह से अपनाते जा रहे हैं और अपने कल्चर को भूलते हुए जा रहे हैं। तो इस तरह से इसका आंसर आपको इंग्लिश मीडियम में लिखना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, 15वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि ब्रिक्स का 13वां सम्मेलन कब हुआ था तथा इसकी महत्वता लिखिए, यानी कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको बताना है। तो ब्रिक्स का जो 13वां सम्मेलन हुआ था वो भारत के वर्तमान जो हमारे प्रधानमंत्री जी है, मोदी जी या श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, उनके द्वारा 9 सितंबर 2021 को वर्चुअली ये हुआ था। वर्चुअली मतलब एक तरह से कह सकते हैं वीडियो कॉल जो होता है ना, उस टाइप का ये मीटिंग हुआ था 13वां सम्मेलन ब्रिक्स का 2021 के अंदर, और मोदी जी ने ये करवाया था, ठीक है। उसके आगे चले तो सम्मेलन का ये विषय था, यानी कि ये जो मीटिंग हुआ इसका एक सब्जेक्ट रखा जाता है। आप जैसे कोई भी काम करते हैं, आप अपने दोस्त से मिलने जाते हैं, जैसे आप बोलते हैं ना अपने दोस्त को कॉल करके, अरे भाई मिल रहा है क्या, आपका दोस्त बोलेगा अरे क्या करेगा मिलकर, चलना यार चाउमीन खाते हैं, चलना बर्गर खाते हैं, चलना यार घूमने चलते हैं, आज बाजार लगा हुआ है, ठीक है। तो आपके मिलने का एक उद्देश्य है ना, उसी तरह से ये जो मीटिंग होता है ना ब्रिक्स का, या कोई सा भी मीटिंग होता है उसका एक विषय होता है, एक सब्जेक्ट होता है। तो उसी तरह से ब्रिक्स का जो 13वां सम्मेलन हुआ था उसका विषय था निरंतरता, समेकन था और आम सहमति द्वारा सहयोग को बढ़ावा देना, और काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान था, यानी कि कैसे हम लोग आतंकवाद को रोक सकते हैं, इस तरह से यहाँ पर इसका विषय रखा गया था इस सम्मेलन का। साथ ही साथ बताया गया इस सम्मेलन के अंदर कि प्रथम बार डिजिटल हेल्थ की चर्चा की गई, यानी कि पहली बार डिजिटली हेल्थ को कैसे मॉनिटर किया जा सकता है इस तरह से, तो डिजिटल हेल्थ जो है उसकी चर्चा की गई। साथ ही साथ जिसमें तकनीक के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराया जाएगा, जैसे कि मान लीजिए एक डॉक्टर जो है पंजाब में बैठा हुआ है और नीचे आ जाइए आपका इधर कन्याकुमारी में एक पेशेंट है, ठीक है, तो उसको वीडियो कॉल के माध्यम से कैसे उसका चेकअप कर सकते हैं और इस तरह से चीजें कैसे हो सकती हैं, तो उन सब चीजों के ऊपर चर्चा यहाँ पर की गई। बोले तो डिजिटली कैसे हम लोग हेल्थ पे ध्यान दे सकते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर बात की गई थी। पर्यावरण को सुरक्षित करने हेतु बातों को रखा गया यहाँ पर इस सम्मेलन के अंदर। और आपको मैं बताऊं एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन,
मोदी जी जो है ना पर्यावरण को लेकर के बहुत एक्टिव है भाई। मैंने अपना पॉलिटिकल का जो मेरा आज तक का एक्सपीरियंस रहा है पॉलिटिकल पढ़ाने का, तो शायद ही मैंने दुनिया का कोई ऐसा लीडर देखा होगा जो यहाँ पर पर्यावरण को लेकर के इतना ज्यादा एक्टिव रहता है। मोदी जी बहुत एक्टिव रहते हैं भाई। जहां पर भी पर्यावरण की बात आती है ना, तुरंत मोदी जी अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, बोलते हैं यार पर्यावरण बचाओ। ठीक है यार, इतना आज देखिए इतना 70-72 साल का बंदा एक मोदी जी जो हमारे हैं, ठीक है, मैं बिल्कुल रिस्पेक्ट करता हूँ, आदरणीय, वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है, बिल्कुल उनकी मैं इज्जत करता हूँ, सिर्फ समझाने के परिदृश्य से बता रहा हूँ। तो 70-72 साल के मोदी जी इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं ना पर्यावरण के कि शायद ही किसी ने किया होगा, और आपको भी करना चाहिए यार। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर आप लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि व्हेन डिड द 13th ब्रिक कॉन्फ्रेंस टेकन प्लेस एंड राइट इट्स इंपॉर्टेंस। तो ये कब हुआ था आपका 13वां ब्रिक्स का सम्मेलन, और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको बताना है। तो ये हुआ था हमारा 9 सितंबर 2021, वर्चुअल हुआ था, ये वर्चुअल मीटिंग हुआ था ये, और हमारे प्रेजेंट जो प्राइम मिनिस्टर है ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा ये हुआ था। ठीक है, और इसका थीम था कि कैसे हम लोग यहाँ पर काउंटर टेररिज्म को देख सकते हैं, ठीक है, और कॉर्पोरेशन थ्रू कॉन्सिक्वेंसेज, यानी कि कैसे हम लोग मेल जोल बढ़ा सकते हैं। डिजिटल हेल्थ की चर्चा की गई थी, इन्वायरमेंट के ऊपर बात किया गया था। तो इस तरह से आंसर आप इसका लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में। 16वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं हमसे कि यूनिसेफ की मुख्य प्राथमिकताएं जो है ना वो आपको लिखनी है। तो पहले समझ लीजिए यूनिसेफ होता क्या है। तो देखिए ये यूएनओ का आपने नाम सुना होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का आपका चैप्टर भी है, छठा चैप्टर, ठीक है, तो उसी में से आप इसको एक अंग मान सकते हैं। और ये जो है आपका यूनिसेफ, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड। ठीक है, और ये जो है ना बच्चों को ध्यान में रख करके काम करता है। जो भी इसका काम होता है ना वो बच्चों को ध्यान में रख करके किया जाता है। ये देखता है कि कैसे बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान किया जा सकता है, कैसे उनका मेंटल हेल्थ ठीक किया जा सकता है, इन सभी चीजों को लेकर के ये काम करता है। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आंसर भी लिख रखा है मैंने। यूनिसेफ की 5 प्राथमिकताएं। पहला, बच्चों का विकास, यानी कि ओवरऑल जो चाइल्ड डेवलपमेंट है वो कैसे हो सकता है उस पर ये ध्यान देता है। उनको बुनियादी शिक्षा, लिंग के आधार पर समानता कैसे दिलाई जा सकती है उस पर ध्यान देता है, कि कैसे जो लड़की हैं लड़के हैं सबको एक समान रख करके शिक्षा दी जाए, और लिंग के ऊपर भेदभाव ना किया जाए। इन चीजों पर भी यूनिसेफ ध्यान देता है पूरी दुनिया में। ठीक है, बच्चों का हिंसा से बचाव, यानी कि आप देखते होंगे कई सारे जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को मारते भी है, वायलेंस करते हैं, एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूं। तो इस चीज से बचाए कैसे उनको, इस चीज पे भी यूनिसेफ ध्यान देता है। शोषण, बाल श्रम के विरोध में काम करना, यानी कि कई सारे आप जगह पे देखेंगे जैसे कि बच्चे क्या करते हैं, काम करने लग जाते हैं। ठीक है, और अगर मैं भारत में बात करूं तो 14 साल से कम उम्र के बच्चे जो है उनको काम नहीं करवाया जा सकता है, 14-15 साल से कम उम्र के बच्चों को। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये चीज गलत है। आपका बाल श्रम के ऊपर ये काम करता है कि बाल श्रम को, यानी कि बालकों को, बच्चों को काम ना करने दिया जाए। उनका जो बचपन है ना यार वो खेलने कूदने में, पढ़ने लिखने में बीते, ना कि ईटा पत्थर धोने में। ठीक है, ना कि एक मजदूर की तरह बीते। तो इस चीज पर भी यूनिसेफ काम करता है। अगला है HIV एड्स और बच्चों के अधिकारियों या कह लीजिए अधिकारों का के वैधानिक संघर्ष के लिए काम करता है। HIV और एड्स के लिए भी काम करता है कि इसको कम से कम कैसे किया जा सकता है, और बच्चे के जो अधिकार होते हैं ना उस पर भी काम करता है कि बच्चों को उनके अधिकार मिलने चाहिए। तो इस हिसाब से आप आंसर लिख सकते हैं। और बच्चों के अधिकार क्या होते हैं, स्कूल जाना, अपना बचपन जीना, यही उनका अधिकार होता है यार बच्चों का। ठीक है, और क्या अधिकार है, वो थोड़ी ना सोना चांदी मांगते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। बच्चों के अधिकार यही होते हैं कि उनको स्कूल जाने दिया जाए, उनको एटलीस्ट पढ़ने का तो अधिकार दिया जाए, उनको आजाद रहने का अधिकार दिया जाए, जो वो चाहते हैं वो करने दिया जाए पेरेंट्स की निगरानी में। ठीक है, तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि राइट द मेन प्रायोरिटीज ऑफ यूनिसेफ। तो आपको इस तरह से लिख सकते हैं जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, बेसिक एजुकेशन एंड इक्वालिटी ऑफ द बेसिस ऑफ जेंडर, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम वायलेंस, वर्किंग अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चाइल्ड लेबर, वर्क फॉर द लीगल स्ट्रगल फॉर HIV एड्स एंड चिल्ड्रंस राइट। इन सब के ऊपर जो है यूनिसेफ आपका काम करता है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 17वां क्वेश्चन क्या है कि भारत और चीन के बीच विवादों के कारणों का उल्लेख कीजिए। यानी कि भारत और चीन के बीच में क्या डिस्प्यूट्स है, क्या हमारे बीच में विवाद है, वो आपको बताना है। ठीक है, जैसे आपके और आपके दोस्त के बीच में विवाद हो जाता है ना, कभी भसड़ हो गई, कभी लड़ाई हो गया, तो क्या बोलते हैं आप अपने दोस्त को, मिल तो स्कूल के बाहर मिल, तेरे से बात करूंगा मैं। ठीक है, या आपके क्लास में किसी बच्चे से, आपके किसी लड़के से लड़ाई होगी तो बोलते हैं ना, शायद सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसे माइंड मत करना। ठीक है, तो ऐसा होता है ना। तो विवाद का कुछ भी कारण हो सकता है उसने आपको टच कर दिया हो बिना आपकी परमिशन के, या फिर आपको पेन मारा हो पीछे से, या फिर आपके पीछे कागज मोड़ करके फेंका हो, तो कुछ भी कारण हो सकता है। उसी तरह से ये तो बिल्कुल छोटे छोटे कारण थे, लेकिन अगर कंट्री के लेवल पे देखा जाए
तो भारत और चीन के बीच में ना बहुत सारे ऐसे कारण है जो विवाद का डिस्प्यूट क्या हुआ कि दलाई लामा को भारत में शरण दे देना, ये भारत और चीन के बीच में ना हमेशा से विवाद का एक मुद्दा रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए बात है 1959 की, ठीक है। उस टाइम पे क्या हुआ था ना कि जो चीन है उसने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, ठीक है। जैसे ही उसने तिब्बत पर कब्जा किया तो तिब्बत के एक बहुत बड़े धार्मिक गुरु माने गए हैं दलाई लामा, उन्होंने भारत में आकर के शरण मांगी कि भाई हम मुझे यहाँ पर सहारा दे दो। 1959 की बात है आई थिंक। तो उस टाइम पे देखो भारत क्या बोलता है कि वसुधैव कुटुंबकम, ये वाली नीति अपनाता है, यानी कि पूरा दुनिया जो है ना एक परिवार के समान है। तो भारत ने बोला यार खुले दिल से या कह लीजिए उदार दिल से आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आपने हमसे शरण मांगी, हम आपको शरण देंगे, ठीक है। और जो आपके दलाई लामा है उनको भारत में बुला लिया, वहां पर भारत में शरण दे दिया। तो इसको लेकर के चीनवा ने एकदम एकदम कह लीजिए भड़क गया। वो बोला कि अरे भारत तुमको ऐसे शरण दे दिया यार, तुमको इसका परिणाम झेलना पड़ेगा, तुम मजाक समझ लियो, कैसे तुमने शरण दे दिया दलाई लामा को। तो भारत एक बात बोला, इतना उड़ मत भाई, मैंने शरण दे दिया, अब जो करना है कर ले, अपने को डर नहीं लगता भाई। और बस चीन चुप हो गया। इसको लेकर के विवाद देखने को मिलता है। और क्या चीजें देखने को मिलती है कि भारत और चीन के बीच में युद्ध जो हुआ था 1962 को लेकर, जिसके अंदर भारत का जो कुछ हिस्सा था जिसको चीन ने कब्जा कर लिया, जिसको अक्साई चीन भी बोलते हैं, तो उसको लेकर के भारत और चीन के बीच में हमेशा विवाद चलता रहता है कि भारत बोलता है यार ये हिस्सा हमें दे दो, लेकिन चीन बोलता है नहीं ये हमारा हिस्सा है। चीन उधर से आता है बोलता है अरुणाचल प्रदेश भी हमारा है, ठीक है। इधर से आएगा उत्तराखंड के कुछ गांव को बोलता है ये भी मेरा है। तो मेरे को तो ये समझ नहीं आता ना कि ये क्या कर रहा है भाई, हर चीज को अपना ही बोल रहा है। भारत को ये करना चाहिए ना कि भारत को बोलना चाहिए तू कब्जा कर ले, जो ही बोलता है तेरा, अमेरिका भी तेरा, भारत भी तेरा, पाकिस्तान भी तेरा, सब तेरा। और लास्ट में भारत को एक ही चीज बोलना चाहिए, पूरा चाइना ही मेरा, ठीक है, तभी चीन सुधरेगा। ये खान सर ने बात बोली थी। खैर अगला है अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों को लेकर के विवाद। देखिए 1962 में जब हमारा चीन के साथ युद्ध हुआ था तो अक्साई चीन यानी कि लद्दाख का कुछ हिस्सा चीन ने कब्जा लिया, जिसको अक्साई चीन हम लोग बोलते हैं। उसी तरह से उसके बाद तुरंत चीन इधर आया और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से को बोलने लग गया कि ये भारत का नहीं है, ये चीन का है। तो इसको लेकर के विवाद रहता है। चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा जो किया गया इसको लेकर के भी विवाद हमें देखने को मिलता है। तो ये कुछ क्षेत्र है जिसके अंदर भारत और चीन के बीच में विवाद हमें देखने को मिलता है। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि मेंशन द कॉज ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो आप कह सकते हैं गिविंग रिफ्यूज टू द दलाई लामा इन इंडिया, ठीक है। और इंडिया चाइना वॉर आप कह सकते हैं 1962 का। अरुणाचल प्रदेश की टेरिटरी जो है जो क्षेत्र है उसको लेकर के विवाद देखने को मिलता है। कैप्चर ऑफ तिब्बत बाय चाइना, इसको लेकर के विवाद हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 18वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद के किन्हीं दो मुद्दों को आपको बताने हैं। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद क्यों होता है वो आपको बताना। देखिए बहुत सारे कारण हैं, आप लिख सकते हैं अवैध प्रवास। कई बार ये देखने को मिला है ना कि ये मान लीजिए ये हमारा इंडिया है और ये हमारा यहाँ पर बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश से अवैध रूप से बॉर्डर क्रॉस करके, ये बॉर्डर मान लीजिए बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में आ जाते हैं ताकि उनको अच्छा रहन सहन, अच्छा रोजगार मिल सके, ठीक है। तो इसको लेकर के भी विवाद देखने को मिलता है। क्योंकि यार देखो एक तो वैसे ही हम लोग अनऑफिशियली दुनिया के सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले कंट्री बन चुके हैं, दुनिया में सबसे आबादी आज के टाइम पे भारत में देखने को मिलती है, और तुम और यहाँ पर बंदों को लाए जा रहे हो और बांग्लादेशी घुसेड़ो और बांग्लादेशी लाओ यहाँ पर और भारत की आबादी बढ़ाओ, तो ये चीज तो गलत है ना। तो इसको लेकर के अवैध प्रवास को लेकर के यहाँ पर हमें विवाद देखने को मिलता है। और किस चीज को विवाद देखने को मिलता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल बंटवारे को लेकर के विवाद देखने को मिलता है। आप देखेंगे कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है आपका भारत का असम इधर होते होते आपका यहाँ पर बांग्लादेश में जाता है, बांग्लादेश से फिर भारत में आता है। तो कई बार क्या होता है ना, बांग्लादेश पानी रोक लेता है और कई सारी इनलीगल एक्टिविटीज करता है जो उसको नहीं करना चाहिए। तो इसको लेकर के भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद देखने को मिलता है। साथ ही साथ आप लिख सकते हैं कि भारत को प्राकृतिक गैस न निर्यात करने पर विवाद देखने को मिलता है। जो नेचुरल गैस है वो बांग्लादेश भारत को नहीं देता है, तो इसको लेकर के भी भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद देखने को मिलता है। साथ ही साथ भारत विरोधी ताकतों को लेकर के यहाँ पर देखने को विवाद देखने को मिलता है। कई बार क्या करता है बांग्लादेश कि जो इंडिया का विरोध कर रहे होते हैं ना उनको सपोर्ट कर देता है, तो इसको लेकर के विवाद देखने को मिलता है कि यार तुम कैसे सपोर्ट कर रहे हो, 1971 में तुम्हारा देश हमने बनाया, ठीक है, और तुम आज हमारे खिलाफ यहाँ पे षड्यंत्र रच रहे हो। तो इसको ये सारे कारण आप लिख सकते हैं जिस कारण से भारत और बांग्लादेश के बीच में विवादें चलती ही रहती हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंशन यानी टू इश्यूज ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनलीगल माइग्रेशन, कंट्रोवर्सी ओवर शेयर ऑफ वाटर, मतलब रिवर वाटर शेयरिंग कह सकते हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का, कंट्रोवर्सी ओवर नॉट एक्सपोर्टिंग नेचुरल गैस टू इंडिया एंड कंट्रोवर्सी ओवर एंटी इंडिया फोर्सेस। तो इस तरह से इसका आंसर आप
लिख सकते हैं। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गए बच्चों। अनुभाग सी यानी सेक्शन सी के अंदर, ठीक है, सेक्शन सी में बेसिकली 4-4 नंबर के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे, उनका आंसर आपको देना है। मैं आपको सामान्य निर्देश के अंदर एक बारी दिखा देता हूं, ये आप देख पा रहे होंगे, नीचे कर देता हूं। यहाँ पर आप देखेंगे सामान्य निर्देश में बता रखा है कि क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर क्वेश्चन नंबर 23 जो आपसे पूछा जाएगा, ये 4-4 नंबर के होने वाले हैं और इनका आंसर आपको 100 शब्दों से अधिक में नहीं देना है, यानी कि 100 वर्ड्स के अंदर इसका आंसर आपको देना है। तो चलिए देखते हैं कि सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन पेपर का 19वां क्वेश्चन। देखिए क्या पूछ रहा है हमसे कि इजराइल की कोई 4 सैनिक विशेषताएं आपको बतानी है। देखो यार, इजराइल एक लेजेंड देश है, जितना बात करूं उतना कम है इजराइल के बारे में, ठीक है। अकेला देश जो है, सोचिए मैप में इतना बड़ा मैप होगा ना, उसमें से इजराइल जो है ना इतने सा पिद्दा सा बोल लीजिए, ठीक है। उसके आसपास इतने बड़े बड़े अरब देश है भाई, सबको ना नाके तले वो चने खिलाना, इस तरह का मुहावरा आता है ना, सबको हालत खस्ता कर रखा है जितने भी अरब मुस्लिम देश है। इजराइल एक यहूदी देश है और इजराइल का कहना है कि पूरी दुनिया में कहीं भी यहूदी पैदा होता है ना, तो उसको इजराइल की नागरिकता ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। सोचिए इतना छोटा सा देश है और उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इजराइल की कोई 4 सैनिक विशेषताएं हमें यहाँ पर बताना है। तो चलिए देखते हैं इजराइल की 4 सैनिक विशेषताएं। पहला आप लिख सकते हैं कि इजराइल की सेना में लगभग 35 लाख सैनिक है और इसकी खुफिया एजेंसी का नाम मोसाद है। और ये कहा जाता है कि दुनिया में कोई आदमी किसी और देश से बच जाएगा, अमेरिका जैसे देश से बच जाएगा, लेकिन मोसाद जैसी खुफिया एजेंसी से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, ठीक है। नागरिकों की अगर हम बात करें इजराइल की, तो वहां का सैन्य सेवा करना अनिवार्य होता है, यानी कि वहां के जो भी नागरिक होते हैं, सिटीजन्स होते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की, उसको सेना में काम करना ही करना है, ये कंपलसरी है। अगर लड़का है तो 3 साल काम करना होगा, अगर लड़की है तो 2 साल काम करना ही करना है। सेना की ट्रेनिंग लेना जरूरी होता है, ठीक है। वायुसेना दुनिया की 6ठे नंबर तथा भारत की 4थे नंबर की वायुसेना है वहां पर, ठीक है। अगर हम लोग वायुसेना यानी कि एयर फोर्स की बात करें ना, तो वहां पर देखेंगे कि दुनिया की 6ठे नंबर पे वो लोग आते हैं और भारत 4थे नंबर पर आता है, ठीक है। उसके आगे देखिए, अपनी जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा अपनी रक्षा बजट पर खर्च करते हैं। अपने डिफेंस पे इजराइल बहुत खर्चा करता है, क्योंकि यार इतने सारे देशों से घिरा हुआ है, खर्चा बहुत करता है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, राइट एनी 4 मिलिट्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इजराइल। तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं बच्चों। इस तरह से आपको आंसर लिखना है इंग्लिश मीडियम में। इसके आगे चले तो अगला क्वेश्चन देखिए, 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में सहयोग और असहमति के क्षेत्रों की व्याख्या करनी है। देखिए हम लोग अभी असहमति के क्षेत्र यानी भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या डिस्प्यूट्स है, क्या असहमति के क्षेत्र है, उसके ऊपर तो चर्चा कर लिया। अब इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि सहमति के क्षेत्र क्या क्या है। देखिए भारत और बांग्लादेश जो है वो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि बांग्लादेश जो है भारत की पूरब चलो या पूर्व चलो जो नीति है, हमारी पॉलिसी है, उसका एक हिस्सा है। और अगला देख लीजिए, आप आपदा प्रबंधन के दौरान पर्यावरण के मुद्दों पर सहयोग हमेशा से रहा है। जब भी कोई डिजास्टर आया है, नेचुरल डिजास्टर, तो हमेशा से दोनों देशों ने मिलकर के काम किया है। आर्थिक संबंध में भी काफी सुधार आया है। और अभी तो अगर करंट की बात करूं तो नोट करके आप ये सी चीजें लिख सकते हैं आंसर शीट के अंदर, जब आप पेपर बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो, कि अभी वर्तमान समय की बात करें तो जो हम लोग ऑयल खरीद रहे हैं, तेल खरीद रहे हैं रूस से सस्ते दामों पे, डिस्काउंटेड रेट पे, तो बांग्लादेश ने भी अप्रोच किया है भारत से कि आप कैसे उनसे तेल खरीदते हैं, हमें थोड़ा सा बता दीजिए। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं ये चीजों को सहयोग के क्षेत्रों के अंदर। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और क्या क्या विवाद है आपको बता दिया मैंने, नदी को लेकर के विवाद है, नदी के पानी को लेकर के, ठीक है। जो अवैध प्रवासी आ जाते हैं उससे हमारा विवाद है बांग्लादेश को लेकर के, ठीक है। और भारत विरोधी जो इस्लामी ताकतें हैं जिसको कई बार बांग्लादेश सपोर्ट कर देता है, तो उस चीज को लेकर के विवाद हमें देखने को मिलता है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका इस तरह से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसका आंसर आपको कुछ इस तरह से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। इस प्रकार से इसका आंसर आपको लिखना है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, 21वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में देखा जाता है, विश्लेषण कीजिए। यानी कि जो हमारा इमरजेंसी लगाया गया था यहाँ पर 25 जून 1975 को, तो उसको इंडिया का एक कह सकते हैं डार्क चैप्टर, पॉलिटिक जो हमारा डेमोक्रेसी है उसका डार्क चैप्टर भी कह सकते हैं आप। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रेणी में आता है, थोड़ा सा घुमा करके पूछ रहा है, ठीक है, लेकिन इजीली आप इसका आंसर दे सकते हैं। इसमें आपको क्या बताना है, आपातकाल के दौरान जो जो जातियां हुई, जो खराब चीजें हुई ना, उन सब के बारे में आपको बता देना है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में देखे जाने के कारण निम्नलिखित है। क्या क्या कारण है? पहला कारण है कि मौलिक अधिकारों को स्थगित या कह लीजिए स्थगन किया गया, यानी कि मौलिक अधिकार छीन लिए गए लोगों के, ठीक है, या फंडामेंटल राइट जिसको आप यहाँ पर
कह सकते हैं वो छीन लिए गए। और क्या हुआ, प्रेस पर सेंसरशिप को लागू कर दिया गया, यानी कि सरकार के खिलाफ प्रेस कुछ भी नहीं बोल सकता है, जो भी छापेगा सरकार के समर्थन में छापेगा, सपोर्ट में छापेगा, उनके खिलाफ कुछ भी नहीं लिख सकता है। और क्या था, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगा दी गई। और क्या किया गया, सरकार द्वारा नसबंदी कार्यक्रम चलाया गया, दबा के लोगों को पकड़ा गया, उनका नसबंदी किया गया कि और बच्चे पैदा नहीं होंगे, हमारी देश की आबादी कंट्रोल हो जाएगी, जो कि बहुत गलत था। ठीक है, विपक्षी जो नेताएं थे उनको जेल में डाल दिया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, पुलिस अधिकारियों व नौकरशाही द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग किया गया, जो उनकी शक्तियां थी, जो उनके पास पावर थी, उसका गलत इस्तेमाल किया गया। इसीलिए भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में आपातकाल को एक काले अध्याय के रूप में देखा जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा जाता है क्वेश्चन। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि व्हाई इज इमरजेंसी सीन एज अ डार्क चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, डू द एनालाइज। तो इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 22वां क्वेश्चन क्या है कि भारत में एक दलीय व्यवस्था के स्वरूप को अन्य देशों से, एक दलीय जो हमारी व्यवस्था रही है उसको और अन्य देशों से इसकी भिन्नता को स्पष्ट करना है। यानी कि भारत में आप देखेंगे लगातार 3 आम चुनावों में कह लीजिए कांग्रेस जीता था स्टार्टिंग का। ठीक है, तो वो दूसरे देशों के मुकाबले कैसे अलग है वो आपको बताना है बेसिकली। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुका है। तो वो अलग इसलिए है क्योंकि हमारे देश में जो सरकार बनती है वो स्वतंत्र रूप से बनती है, और स्वतंत्रता के बाद भारत में एक लंबे समय तक एक ही दल का शासन तो रहा है, लेकिन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की बात करें तो चुनावी प्रणाली अपने अपनाया था, एक दल की विचारधारा व उसका व्यापक सामाजिक आधार उत्तरदायी है। ठीक है, यानी कि एक दल का शासन रहा है लेकिन वो लोकतांत्रिक रूप से रहा है। लेकिन अगर अन्य देशों से इसका कंपैरिजन करें ना, तो चीन में देखेंगे आप एक दल का शासन है, वहां पर एक ही पार्टी राज करती है। ठीक है, लेकिन वहां पर कोई लोकतंत्र नहीं है, दिखावे का लोकतंत्र है। जबकि हमारे देश में जो एक दल का शासन रहा था कांग्रेस का, या अभी बीजेपी का शासन इतने लंबे समय से चल रहा है, 8-9 साल हो गए, 9 साल के आसपास होने वाला है, तो ये संवैधानिक रूप से हो रहा है। इसीलिए आप कह सकते हैं कि ये हमारा जो शासन है ये अन्य देशों से भिन्न है। ठीक है, अन्य देशों के एक दल की जो शासन चलता है ना, उससे हमारा भिन्न है। वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि चीन, क्यूबा, सीरिया में संविधान के द्वारा ही एक दल को अनुमति दी गई है, लेकिन म्यांमार, बेलारूस व इरिट्रिया में कानून व सैन्य उपायों के तहत जो है यह प्रभुत्व कायम हुआ है। यहाँ पर मैक्सिको में पीआरआई पार्टी का शासन रहा है। इन सब के विपरीत भारत में परिस्थितियों के फलस्वरूप एक ही दल का व्यवस्था में शासन देखने को मिला है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि नेचर ऑफ वन पार्टी सिस्टम इन इंडिया एंड इट्स डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज एक्सप्लेन। तो आपको एक्सप्लेन करके यहाँ पर पूरा का पूरा लिखना होगा। ठीक है, इसके आगे चलते हैं तो 23वां क्वेश्चन देख लीजिए, इसको देख लीजिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, इस तरह से आपको आंसर लिखना है। इसके आगे चले, 23वां क्वेश्चन देखिए, इस तरह से हमसे पूछा है कि वैश्वीकरण के युग में भारत किस प्रकार 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था को के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, अपने विचार व्यक्त कीजिए। यानी कि ग्लोबलाइजेशन का ये जो दौर चल रहा है, ये टाइम चल रहा है, वैश्वीकरण का जो टाइम चल रहा है, हम लोगों ने जो एक गोल फिक्स किया है कि हम लोग 5 ट्रिलियन अपना जीडीपी ले जाएंगे। अभी हमारा जीडीपी कितना है, अप्रोक्सीमेटली 3.2 या 3.3 ट्रिलियन डॉलर हमारी इकोनॉमी है। तो इसको 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक हम लोगों को अपनी इकोनॉमी ले जानी है। तो उसको कैसे हम लोग अचीव कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमें अपने निर्यातों को बढ़ाना होगा। ठीक है, हम अपने निर्यात को बढ़ाकर एक्सपोर्ट्स को, जितना ज्यादा हम लोग सामान बेचेंगे दुनिया को, उतना ज्यादा पैसा आएगा, फॉरेन रिजर्व आएगा, विदेशी मुद्रा आएगी। तो हम अपना जो गोल है, एक लक्ष्य जो है 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर को, उसको प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि हाल ही में भारत ने आजादी के बाद सबसे ज्यादा सामान निर्यात किया है, और कोरोना काल में भी भारत ने अपने सामानों के निर्यात में बढ़ोतरी की है। हाल ही में भारत ने कई देशों को खाद्यान्न की वस्तुएं भी प्रदान की है। और यहाँ पर अगर हम लोग बात कर रहे हैं 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ना, तो आप ये भी कह सकते हैं कि वर्तमान समय में ये देखा जा रहा है कि भारत के निर्यात लगातार बढ़ रहे हैं। यानी कि हम लोग सामान तो दुनिया को बेच रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ भारत के अंदर आयात भी बढ़ता जा रहा है। हम लोग इंपोर्ट भी कर रहे हैं सामान, खास करके चाइना से हम लोग बहुत ज्यादा सामान आयात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जैसे फोन हो गया, आपका ईयरफोन हो गया, ईयरबड्स हो गया, या इस तरह की बहुत सारी चीजें हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से। ठीक है, इसको हम लोगों को कम करने की जरूरत है, ताकि हम लोग 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो इस प्रकार से वैश्वीकरण के इस दौर में हम लोग
लगभग 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, अपने एम को कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से पूछा जाएगा आपसे कि हाउ कैन इंडिया अचीव द गोल ऑफ यूएसडी, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो डॉलर है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, एक्सप्रेस योर व्यूज। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि अपने एक्सपोर्ट बढ़ा करके हमने किया भी ये चीजें और हमें चाइना पर डिपेंडेंसी कम करना होगा और ज्यादा से ज्यादा अपने चीजों को एक्सपोर्ट करना होगा। तो इस तरह से आप अपना आंसर लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके आगे चले तो अब हमारा आ जाता है सेक्शन डी, जिसको हिंदी में आप खंड डी भी कहते हैं। इसके अंदर मैप एंड कार्टून बेस्ड क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। ये सेक्शन डी और इसके आगे वाले सेक्शन हम लोग इसके पार्ट 2 वाले वीडियो में कवर करेंगे आज की इस वीडियो के लिए। कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं उसका आइकन शो करेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।